नमस्कार श्रोता बंधु रेडियो बागाजतीन 89.6 एफएम को आपण मान को स्वागत। आज आम सहित जड़े विशिष्ट अतिथि अछंती तांको ना होची बिंदु विनोदन। से आज आम गहन रे अछंती उदला स्थित मौनध्वनि फाउंडेशन रो फाउंडर, जे कि सुदूर केरल रे जन्मित किंतु मुंबई रे पढ़ा शिक्षा एवं तापरे तांकर कर्मक्षेत्र बैंगलोर, एबे किंतु उड़ीसा बा मयूरभंज तांकर द्वितीय कर्मक्षेत्र एवं शेष कर्मक्षेत्र बोली से बाछि नहीं। जेहेतु मैडम उड़ीसा को भल पाती, उड़िया रे कथा कहवा भी शिखी जाइछंती। तेणु श्रोता बंधु मु प्रथमे आरंभ करी उड़िया रे तांको सहित कथा। धन्यवाद मैडम, आपण आम रेडियो कार्यक्रम को आस्थिबारु। नमस्कार। आशी की बहुत खुशी है, बहुत खुशी लगुच कि आमर ओडिया बंधु मान सहित कथा हेबो, से बहुत खुशी लगुच। बहुत धन्यवाद। जमिति कि मु कहि रखिली जे सुदूर बैंगलोर रु मैडम 2017 मसीह रे ओडिशा प्रथमे आस्थिले एवं सेथिरे मयूरभंज रो उदला अंचल को आस्थिले। तेणु मैडम को आगे पचारे, मैडम आपण मयूरभंज बा उड़ीसा सहित संपर्क केमिति स्थापन हैला? तो आप हिंदी में बोल सकते हैं, बीच बीच में हम थोड़ा उड़िया में। ठीक है। हाँ। मैं पढ़ाई ख़त्म होने के बाद मैं टेक्नोलॉजी में पढ़ाई किया था और उसके बाद बहुत साल मैंने कॉर्पोरेट में काम किया। 22 साल कॉर्पोरेट में काम किया और उसके बाद एक दिन मुझे लगा कि मेरे जीवन में मुझे कुछ और अर्थ ढूंढना है और उसके लिए मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा। बहुत ही कंफर्ट जोन में थी मैं, बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट जोन में थी मैं कि मैं सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन मुझे कुछ कमी लगी और इसीलिए एक दिन मैंने सोचा कि मैं अपना मार्ग बदल दूं और मैंने थोड़ा वॉलंटियरिंग किया एनजीओज़ में और उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे अपना खुद का एक एनजीओ आरंभ करके जो मेरे मन में है, महिलाओं के प्रति जो मेरे मन में मैं सोच रही हूँ उसको खुद करना चाहिए। तो इसीलिए उस प्रयास के लिए मैंने काफ़ी जगह ढूंढा और काफ़ी लोगों से संपर्क किया, लेकिन सिर्फ आपने मेरे ईमेल का रिप्लाई किया और हमारी बात हुई, क्योंकि कोई नहीं बिलीव कर पा रहा था कि आप क्यों आना चाहते हैं, बैंगलोर छोड़ के कहीं और क्यों जाना चाहते हैं और वो भी छोटे गांव में क्यों आना चाहते हैं। तो सब लोग ने सोचा कि सडन मोमेंटरी कुछ लग रहा होगा, लेकिन जब आपसे बात हुई और आपने कहा कि यहाँ आके देखो कि क्या हो रहा है, तो मैंने कुछ और सोचा नहीं। इमीडिएटली हमारे कॉल के बाद मैंने टिकट बुक किया और मैं चुलियापोशी पहुंच गई। और जिस क्षण मैं पहुंची यहाँ पे और यहाँ का जो वातावरण देखा, मुझे अंदर से कुछ आवाज़ आया कि बस यही है जहाँ पे मैं काम करना चाहती हूँ। जब मैं आई तो जितने प्रॉब्लम्स आप सोच सकते हैं एक जगह में, यहाँ था। हाँ, सब कुछ था कि मैल न्यूट्रिशन, अनएम्प्लॉयमेंट, बॉन्डेड लेबर टाइप ऑफ सिचुएशन और बहुत सारा मार्जिनलाइजेशन, कास्ट का बहुत सारे इश्यूज थे। तो जो भी अल्कोहलिज्म, विच क्राफ्ट, जो भी बोलो, वो सब प्रॉब्लम्स एक जगह में था। तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो कर पाऊंगी यहाँ पे। तभी पता नहीं था कि कैसे होने वाला है ये जर्नी, लेकिन तब निश्चय ले लिया था कि बस यहीं पे काम करना है। तो वैसे मेरा जर्नी आरंभ हुआ। तो बहुत सारे लोग जो है जब मौन ध्वनि के बारे में सुनते हैं, ये शब्द जो है बहुत अलग है उनके लिए। तो आपके भाषा में मौन ध्वनि जो सोच है, जो काम है संगठन, उसका क्या तात्पर्य है, थोड़ा जानना चाहेंगे। बचपन से मैं जब पली बड़ी हुई हूँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग महिलाओं को मैं देखी हूँ। हमारा जो फैमिली है, मेट्रियाकल फैमिली, मतलब वहाँ के जो महिलाएं हैं उनको
वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, वो घर को संभालती हैं। तो ऐसे मैंने देखा था। और मेरे पापा जो है बहुत बिलीव करते थे कि महिलाओं के पास बहुत क्षमता है जो हम लोग उतना काम में नहीं लेते। तो बचपन से ही कि महिलाएं जो सोचती हैं, उनके जो भी सपने हैं वो सच हो सकते हैं, ऐसे सोच के मैं पली बड़ी हुई। लेकिन जब मैं काम करने लगी और महिलाओं के साथ काम करने लगी, बहुत कम महिलाएं थे जो इंजीनियरिंग क्षेत्र में थे। और जो जब मैं ऑफिस में भी, मुझे सडनली बहुत शौक लगा कि बहुत कम महिलाएं हैं जो उनके सपने पूरे कर सकते हैं। और मेरे लास्ट फ्यू इयर्स जो मैंने कॉर्पोरेट में काम किया, वहाँ पे मैंने डाइवर्सिटी और इंक्लूजन पे काम किया और स्पेसिफिकली महिलाओं के इश्यूज, जेंडर डाइवर्सिटी के ऊपर बहुत काम किया था। तब मुझे ये रियलाइजेशन आया कि मुझे पता चल गया कि जो महिलाएं हैं बहुत सारी, चाहे वो शहर में हो या कहीं पे भी हो, बहुत सारी अपने सपनों को अंदर रख देती हैं। तो एक सन्नाटा सा है, मतलब ऐसे उनको लगता है कि वो अपनी आवाज़ नहीं सुन पाते। जो आवाज़ वो सुनते हैं वो लोगों का सुनते हैं, अपनी मदर इन लॉ, अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का, अपने घर वालों का। जो अपना जो आवाज़ है कहीं ना कहीं वो खो जाता है। तो वो जो है, वो मौन जो है, मौन का मतलब है बिल्कुल साइलेंस, कोई साउंड नहीं, कोई बिल्कुल सन्नाटा। तो ये सन्नाटा मैंने महिलाओं के शहर में भी देखा। और जब मैं एनजीओ वॉलंटियरिंग करने लगी तो मैं उन महिलाओं के साथ काम करने लगी जिनका बहुत ही ज़्यादा शोषण हुआ था। तो उनसे भी जब मिली तो एकदम एक सन्नाटा है, जो जब सपने किसी का सपना जब कुचल दिया जाता है तो उनका रूह जो है वो बिल्कुल सन्नाटे में चला जाता है। मैं देख के बहुत ही ज़्यादा वो मुझे अफेक्ट किया कि मुझे लगा कि हमें इस आवाज़ को बाहर निकलना है। और मैंने देखा कि कुछ प्रयास करने से जब वो आवाज़ फिर निर्मित होके बाहर निकलता है, उस आवाज़ से हम दुनिया बदल सकते हैं। तो ये मुझे अनुभव हुआ वो 1 साल जब मैं उन महिलाओं के साथ काम करने लगी जो बहुत ही ज़्यादा शोषित थे। तो मुझे लगा कि ऐसे कितनी महिलाएं हैं, अगर शहर में हैं जहाँ बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं फिर भी हैं, तो मुझे ऐसे जगह पे काम करना है जहाँ पे कोई भी नहीं होता जो उनकी आवाज़ को सुन सकता है। तो मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो एरिया है उस एरिया में काम करना है। तो मैंने बहुत रिसर्च किया, 3-4 महीने फील्ड वर्क किया और मुझे ऐसे इलाके मिले जो मैंने मैप में आइडेंटिफाई किया कि जहाँ पे ये है। और ये बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटीज़ और जो हम बोलते हैं मार्जिनलाइज दलित कम्युनिटीज़, इसमें ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और ऐसे मिलियंस ऑफ महिलाएं हैं जिनका सपना बहुत बहुत ही कम एज में कुचल दिया गया है। तो मुझे लगा कि मैंने मैप ढूंढ के, और एक जो इलाका है जहाँ मयूरभंज है, जहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी महिलाएं कुछ नहीं करती, बहुत सारे ट्रैफिकिंग के कैचमेंट एरियाज़ इर्द गिर्द हैं। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो मुझे यहाँ आना चाहिए, इसीलिए मैं आ गई यहाँ पे। 2017 एंड 18 और 2024 5.5 ईयर्स, उसमें फिर 2-3 साल कोरोना का। बट आपने तकरीबन 57 रेवेन्यू विलेज और 17 सेंटर, किसी को भी हैरान हो जाते हैं लोग कि इतने अलग जगह पे और 700 से ज़्यादा महिलाएं। तो हर किसी को लगता है कि आपका सपना क्या है, ये कितना बड़ा होगा। मतलब ये तो फ्लो की तरह चल रहा है, जैसे हमारे यहाँ पे देव नदी है, बूढ़ा बड़ंग है, ये कहाँ पे मिलेगा जाके या बेहतर रहेगा ये जो काम। जब भी मैं आती हूँ मुझे लगता है कि बहुत फंडिंग का बहुत अभाव रहता है हमेशा, क्योंकि हम खुद के पैसे डाल के करते हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, तो पैसे का हमेशा अभाव रहता है। जब भी मैं आती हूँ मैं सोचती हूँ बस अभी और इससे ज़्यादा तो मैं कर नहीं सकती, और फिर चले आते हैं
बड़े बड़े झुंड में महिलाएं बस पकड़ के दूर दूर से आके मुझे देखते हैं, मुझसे बात करते हैं और बोलते हैं कि हमारा भी एक सपना है, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं। और जब मैं वो देखती हूँ मुझे लगता है कि अगर मैं ना बोल दूँ तो जो वो लेके आते हैं आँखों में जो आशा है, मैं देखती हूँ बहुत ज़्यादा कि लोगों की जो महिलाएं जब आती हैं ना, जो कहीं और से आशा नहीं होता तो एक आशा लेके आती हैं। तो मैं सोचती हूँ कि अगर मैं ना कर दूँ तो शायद कभी भी वो आवाज़, कभी भी कितने सपने जो हैं वो कभी भी साकार नहीं होंगे। लॉजिक कहता है कि मैं रुकना चाहिए, लेकिन दिल कहता है कि, और जो फीलिंग्स हैं वो कहता है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा, कहीं ना कहीं से तो सपोर्ट मिलेगा और हम आगे बढ़ते हैं। तो हमेशा मैं सोच के आती हूँ कि बस, और इस बार भी मैं वही सोच के आई थी। और ऑलरेडी हमने 2 और सेंटर का नींव रखा और 40 महिलाओं के साथ बात हुई। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोगों का जो नीड है वो बहुत ज़्यादा है। लैक्स एंड लैक्स ऑफ महिलाएं हैं यहाँ पे जिनको सपोर्ट चाहिए। तो हमारा जो मॉडल है वो पॉसिबल नहीं है उस मॉडल से करना। तो इसीलिए अभी मेरा सोच है कि हम लोगों को एक स्कूल ऑफ क्राफ्ट एंड हैंडलूम, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ को की महिलाओं को स्पेसिफिकली उनको एक रेजिडेंशियल तरीके से सिखाएं। तो वो हमारा सपना है, ताकि हम लोग फंड, एक बार बहुत ज़्यादा फंड चाहिए स्ट्रक्चर बनाने में, वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। उसके बाद एक जगह होगा जहाँ पे बच्चियाँ आके रह के एक सुरक्षित एनवायरनमेंट में वो सीख सकेंगी, अपना सपना पूरा कर सकेंगी, तरह तरह की क्राफ्ट ट्राई कर सकेंगी, उनके कल्चर के बारे में जान सकेंगी। और जो हैंडलूम है, सूता है, उसका जो मान्य रखता है, स्पेशली इस समय पे, कि हम कैसे अपने प्लैनेट को बचाएं। जो ट्राइबल कम्युनिटी के कस्टम्स हैं वो सब प्लैनेट के बचाने वाले हैं। एक झाड़ कट करते हैं तो वो 10 प्लांटेशन करते हैं, माफ़ी मांगते हैं वो कि हम आपको कट किए हैं। इस टाइप का कल्चर है और वो हम सब भूलते जा रहे हैं। तो मेरा सपना है कि हम ये इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करें बहुत ही जल्द। जितने जल्दी हम स्टार्ट करेंगे उतनी बच्चियों को एक फ्यूचर मिलेगा। तो इसीलिए हम स्टार्ट करेंगे। मेरा टारगेट है कि एटलीस्ट 10,000 परिवार इससे इम्पैक्टेड हो आगे के 5 साल में। अगर आप मुझे पूछेंगे कि कुछ स्ट्रैटेजी है, कुछ प्लानिंग है, तो अभी मैं स्ट्रैटेजी और प्लान जब कोई पूछता है मैं ऊपर देखती हूँ और कहती हूँ कि अगर यूनिवर्स और एनर्जी है हम सब में तो ये हो जाएगा। और जो लोग सुन रहे हैं, पता नहीं कहीं से जो वाइब्रेशन आएगा और हमारा ये सपना पूरा हो जाएगा। तो ये हमारे प्लान्स हैं आगे के। मोर जो परवर्ती प्रश्न किछिटा संस्कृति एवं किछिटा राजनीति को लेकिन कहीं ना विगत किछि मास धरी आमे ओडिया अस्मिता कथा पूरा राजनीति जो थिला शेष इलेक्शन 2024 रे ओडिया अस्मिता नहीं की थिला। ओडिया अस्मिता यानी उड़ीसा का क्या प्राइड है, मतलब उड़ीसा का जो अपने अहमियत, इसको लेके इलेक्शन भी का मेन जो चीज़ है वो है उड़ीसा के लोग, जो दिल के उतना बड़ा दिल है ना। उसके बहुत ही पॉजिटिव्स हैं और उसके साथ कुछ उनके वीकनेसेस भी हैं उसके वजह से। तो सबको अपनाते हैं उड़ीसा में। मुझे एक बहन की तौर से, एक माँ की तौर से जो अपनापन मिला, मैं कितने जन्म लेके भी मैं कभी वो वापस दे भी सकती हूँ मुझे पता नहीं। जो जितना भी काम करूँ मैं, अगर वो जो कर्ज है मेरे ऊपर, जो अपनापन मुझे मिला, जहाँ भी जाती हूँ सब लोग मुझे एक माँ की दृष्टि से, एक बहन की दृष्टि से, बहुत ही क्लोज दृष्टि, एक जो अपनापन है, तो वो, और स्पेशली जो मयूरभंज के लोग हैं जिन्होंने मुझे अपनाया है, वो अपनापन मुझे कहीं भी नहीं मिला। मैं
बहुत सारी जगह गई हूँ और बहुत सारे जगह रह चुकी हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं एयरफोर्स में थे, तो उनके साथ बहुत जगह गई हूँ। और मेरी पढ़ाई भी जगह जगह, मैं इंडिया में पढ़ के फिर ऑक्सफोर्ड जाके वहाँ पे भी, सब दुनिया के सब जगह मैं गई हूँ। लेकिन जो मुझे यहाँ पे मुझे इंक्लूड किया गया एक फैमिली की तरह, वो सबसे बड़ी स्पेशलिटी है इस एरिया की। जो लोगों को कुछ भी नहीं होता था, जब मैं पहले आती थी लोगों के घर जाती थी, उनको खाने के लिए कुछ नहीं होता था, लेकिन कहीं ना कहीं से ढूंढ के मेरे लिए खाना ले आते थे। तो द लेसन ऑफ जेनरोसिटी है ना, तो कैसे दूसरों के लिए जो करना है और इतने खुले दिल से जो देते हैं, वो मैंने कहीं और नहीं देखा है। तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी बात है। इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे रहती हूँ, और इसीलिए ये जो भी काम हम कर रहे हैं, है ना, लोग मुझे बोलते थे कि अलग अलग जगह में अभी काम करो, तो मुझे अभी मैं अलग अलग से अभी एकदम फोकस्ड हूँ कि यहीं पे बहुत काम है। तो शायद मेरे लाइफ के लास्ट ब्रेथ तक मैं यहीं पे रहूँगी, ये मेरा सोच है अभी। हाँ, जैसे अभी अभी हमने देखा कि आपने न्यूयॉर्क में जो मयूरभंज के जो हैंडलूम, उसके ऊपर एक कुछ ब्रांड कुकमू करके आपने उसके ऊपर विस्तार में ये किए, जो ग्लोबल ब्रांड आपका है। ये कुकमू का क्या ये है, मतलब ये कुकमू शब्द कहाँ से आया, क्या है ये? कुकमू सांथली में सपना, जो ड्रीम्स हैं, सपने हैं। कुकमू का मायने सपना है। जो हमने शुरू किया था, मेरा सपना पहले हुआ, फिर मेरे साथ जो लोग जुड़ गए, आपका भी, और बहुत सारे लोग जुड़ गए, उन सब का सपना बना। और जब हम महिलाओं के साथ काम करने लगे, उन्हें सपने देखने का भी हक किसी ने नहीं दिया था। दे डेयर्ड टू ड्रीम, मतलब उनको करेज लेके ड्रीम करना था। वो इजी नहीं था ड्रीम करना, और उन्होंने करेज लेके वो एक ड्रीम देखा है। जो वो पहले उनका कोई अस्तित्व नहीं था, कुछ नाम नहीं था, अभी वो उनके नाम पे प्रोडक्ट बन रहे हैं। उनका जो कहानी है प्रोडक्ट के ऊपर छाप के हम दे रहे हैं लोगों को। उनका जो बनाया हुआ चीज़ें हैं वो दुनिया के कोने कोने में जा रहा है, और सब पूछ रहे हैं कि किसने बनाया है। जब हम बोलते हैं कि ये सस्मिता ने बनाया है, ये पूर्णिमा साड़ी है, साड़ी का नाम ही पूर्णिमा है क्योंकि पूर्णिमा ने वो साड़ी बनाया है, उनका अस्तित्व पूरे दुनिया में है। तो ये है कुकमू का उद्देश्य कि जो महिलाएं जिन्होंने एकदम ताकत से और करेज से 3-4 साल सीख के जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं वो दुनिया के हर कोने में जाएं। उनका जो ड्रीम है वो कुकमू इनका ड्रीम है, जिनका सपना है जो साकार हो गया है। तो ये लोग जो भी बनाएंगे ये ऑनलाइन इस वेबसाइट पे जाएगा और वो बनाएंगे। तो हम सितंबर में कुकमू का लॉन्च कर रहे हैं। तो जो भी सुन रहे हैं, हमारे वेबसाइट जाके आप देख लीजिएगा कि आपके जो एरिया में हैं, और जो महिलाएं एक छोटी सी जगह में है जो मैप में भी नहीं था, अभी वहाँ से इतने अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं कि दुनिया के लोग बोल रहे हैं कि हम कैसे खरीद सकते हैं। तो ये है कुकमू का जन्म अभी 1 महीने में होने वाला है। मुझे बहुत बहुत होप है, और मैं सोचती हूँ कि ये हमारे जो जर्नी है उसका एक बहुत बड़ा पड़ाव है, बहुत बड़ा स्टेप है। जैसे हमको पता है कि आपने कॉरपोरेट के लिए स्ट्रैटेजी देते हैं, लीडरशिप ट्रेनिंग करते हैं, बट जब कोई आपके संगठन को देखते हैं, मोनोधनी को, लोग हैरान हो जाते हैं कि मोनोधनी एक्चुअली में करता क्या है। वहाँ पे तंत्र गाथा है, वहाँ पे तंत्र साथी है, वहाँ पे समावेश है, वहाँ पे बच्चों के शिक्षा के ऊपर है, उधर न्यूट्रिशन पे आपने नैवेद्य करके प्रोग्राम शुरुआत किए हैं। तो ये जो पूरा बह रहा है अलग अलग चीज़ें, अभी अभी आपने तंत्र साथी का जो महिला लीडरशिप फ्रॉम दी मार्जिनलाइज कम्युनिटी, तो ये जो आपका अलग अलग सब इनिशिएटिव है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? यस। हाँ, जब हम कम्युनिटी के साथ काम करते हैं तो केवल हम लोग लाइवलीहुड की तरफ अगर देखें
तो जब जस्ट लोगों को कोई स्किल सिखा के उन्हें छोड़ देना वो काफ़ी नहीं होता। जब भी हम क्योंकि ये लोग जो हैं कम्युनिटी में रहते हैं और कम्युनिटी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं, तो इसीलिए जो लोग, अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट करें वो हमें होलिस्टिक या पूरे तौर से करना चाहिए। तो ये जो महिलाएं हैं, लोग बोलते थे कि महिलाएं बुना बुनी नहीं कर पाएंगी, यहाँ ये तो मर्दों का काम है, ये लोग कैसे कर पाएंगे। एक मेन रीज़न था कि वो बैठने लगी बुनने के लिए, तो उनके पास वो एनर्जी ही नहीं है। घर में थोड़ा खाना है तो पहले वो अपने स्वामी को, बच्चों को, वो सबको देंगे, जो बचा कुचा रहेगा वो खाएंगे, तो कहाँ रहेगा एनर्जी जो हैंडलूम के लिए आवश्यक है। तो हमें पता चला कि केवल लाइवलीहुड में फोकस करने से ये लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने न्यूट्रिशन का प्रोग्राम स्टार्ट किया, ताकि एक बहुत अच्छा एक मील उन्हें मिल जाएगा, पौष्टिक मील मिल जाएगा, तो वो शक्ति, एनर्जी रहेगी उनको काम करने के लिए। फिर उनके बच्चों को कहाँ छोड़ देंगे, उनके नेक्स्ट जनरेशन जो उन्हें देख रही है। कोविड में सब बच्चों को, शहर के सब बच्चों को ऑनलाइन ट्रेनिंग मिला। हमारे बच्चे जो हैं क्लास भी नहीं है, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी नहीं है, 2 साल उनका चला गया। तो कैसे हमने क्लास स्टार्ट किए कि उनका भी एजुकेशन हो। तो ये सब इनिशिएटिव्स जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमने हेल्थ एंड न्यूट्रिशन किया, एटलीस्ट खाने के लिए लोग आएंगे कि अच्छा यहाँ पे ना सिर्फ मुझे, मेरे छोटे बच्चे को भी खाना मिलेगा। अगर मैं अपने ससुर को या किसी को जो लेके आऊँगी तो उनको भी खाना मिलेगा। तो इनिशियल स्टेजेस में, क्योंकि वो बुना बुनी के बारे में नहीं जानते थे, उससे इंस्पिरेशन नहीं ले सकते थे, तो उसके लिए आ गए। जब बच्चों का ट्रेनिंग हुआ उसके लिए आ गए। और तो ये सब एक ही प्रोग्राम है, लेकिन सब जुड़े हुए हैं। तो आपने पूछा कि तन साथी क्यों? ये जो आंदोलन है ये सफल नहीं होगा अगर सिर्फ इस आंदोलन में मैं और मेरी टीम रहेंगे। ऐसी स्थिति में पहुंचाना है जिस दिन वो लोग कहेंगे कि आप लोग चले जाओ, आप लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है, उस दिन हमारा वो सफलता का दिन है। वो है जो दिन जो हम बोल सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा है। तो ये हैंडलूम जो है लोकल है, यहाँ का कल्चर है, तो यहाँ की महिलाओं को लीडरशिप रोल लेना है। जब हमने बहुत ही ब्राइट महिलाओं को चूज़ किया सब सेंटर से, सब लोग बोलने लगे कि महिलाएं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बुन नहीं पाएंगी, सेकंड लीडर क्या सोच रहे हैं आप, कोई भी महिलाएं सेंटर मैनेज नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उड़ीसा में ऐसा नहीं है, इस एरिया में तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं बहुत खुशी से बोल सकती हूँ कि हमने जो सब लोगों ने जो कहा विरुद्ध में, हमने वो सब दिखा दिया कि ये पॉसिबल है। पहले तो महिलाएं बहुत अच्छा बुनती हैं, लोग दूर दूर से आते हैं उनके साड़ी को देखने के लिए। वो जैसे करती हैं वो यहाँ के नेबरिंग जो मेल बुनाकार हैं वो भी नहीं कर पाते, एकदम फाइन सुता से वो काम कर सकती हैं। सेकंड, वो लीडरशिप रोल ले रही हैं, अभी सेंटर को चला रही हैं। तो जो सिर्फ पुरुषों का डोमेन था, अभी महिलाएं आके बोल रही हैं कि हम भी लीड करेंगे। मेरी ये इच्छा है कि 2 साल में जो हमारे ये 15 सेंटर्स हैं, अभी 2 और सेंटर्स ऐड होंगे, वो हमें कहेंगे कि आप लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट बता दो हमें कि क्या ऑर्डर देना है, हम कर देंगे। तो ये मेरी आशा है कि मैं और मेरी टीम, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि वो हमें यहाँ से जल्द भगा दें और बोल दें कि है ना, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग खुद मैनेज करेंगे, आप लोग कुछ और काम कर लो। तो उस दिन के लिए मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। जैसे कि आपने बोला कि आप हमेशा इंक्लूसिव है, तो आप दुनिया भर में जाते हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी इन इंग्लिश। ओके। देयर इज अ डोमिनेंट पैराडाइम इन द सेक्टर यस, that there are 2 types of organization or individuals. Some organization work for the people, strategic grant, philanthropist, लोगों के लिए काम करते हैं. There are some people organization, they work with the people. The kind of synergy that is built when you work with the people is phenomenal, I think. So my question will be, for any development enthusiast or anybody who wants to do
some remarkable work in the sector, there is a prominent feeling that this sector needs funding, and sometimes strategic grant people, by declaring these many millions they gave for a certain sector, we start thinking that they are the people who are changing the landscape. But even I have heard you that in certain occasions you have said no when you felt that it is our ethos and things like that. So what would you suggest, what is the best way out, and how do we make this model more viral where people should work with the people, and what will be your suggestion in that regard? Yeah. I feel that the purpose and intent is the biggest thing in the world. What is it that you want to achieve? If it is you are trying to achieve it for yourself, being clear about that is also great, that I'm doing this for achieving certain things. But if you're proclaiming that it is for people, then it needs to be with people. I don't know what to tell others, but from my experience, I have learned that when I am with the people and when I am in the presence of the people that we are doing, I know exactly my moral compass really gives me the right direction, that at the end of the day, what is it that gives me real joy? So what we did in the organization also was be very clear about the values and the purpose that we are living with, and in the beginning we said that it is going to be care, it is going to be compassion, it is going to be collaboration, it is going to be courage. And other than that, if things come in our way and if we feel there is a moral dilemma, just go back to that and why we started this. Just keep revisiting why we started this. Yes, it is true. I have, been offered a large grant and then said that, let's put the poster here and a poster there. And, it is all about, I'm not against showcasing work, because showcasing work allows you to show your work, but showcasing real work and being with the community. So I feel for anybody who wants to be in this space, you're doing it because be very clear that it is, first of all, it needs to be that intent for yourself, that why have you chosen this? For me, this is sacred space. Every time I step into Udla, it's a divine energy that I'm going into. And in no ways will I allow anything to come in and defile this sacred space. And so I have, till now, I have been able to stay away and steer away from anything which says that, okay, but I'm going to do it for you fast. No, I'm okay with the struggle. Yeah, I'm okay with the pain. I'm okay with the struggle, but I sleep very peacefully and my team sleeps very peacefully because they know that when they go to bed, they have lived their values. So for anybody who is in this space, I just want them to know what is in it for you. Are you clear about that? And what is it that you are ready to, small adjustments can sometimes lead to complete misalignment from the goal. So I'm not right now ready. I also think that sometimes I've been very fortunate to be really stubborn about saying that we will not do anything which does not align to our organizational goals. And I'm very, very blessed to have a team that is absolutely resonates with these same ideals and these same values. So I've been very fortunate till now, very blessed till now. I don't know about the future, but we are standing with our head held high, not ever having to repent for anything that we did, even if it was to do the right thing, even if we had to do the difficult way, we have done it. And I'm really proud of my team and of all of the work that the team has done to make sure we align with our values. We have read, thank you ma'am, we have read in some of the stories that whenever you were challenged and you changed the landscape, there's a particular time when the project which government wanted to collaborate, they told natural dye handloom is impossible. Now you have a natural dye unit. Then only women weaver, you cannot succeed. You insisted that only women weavers can run and you have produced company. So now
the government is also talking about changing the handloom landscape. How sincere you feel is their effort, or at least I would ask that what are the challenge that you feel? I can rephrase that. What are the challenge that you feel, that is stumbling block, in front of you, in order to achieve the 10,000 goal or even Yes. many more? Yes. So let me talk about what I feel is the route to take, and I know that the government is trying out a lot of new things. What we've realized that why did handloom survive in the olden days? Why did it thrive and survive and we were the best in the world in all of this? Why did that happen? Because the ecosystem was within a certain geographical distance and location, the entire ecosystem of handloom, of weaving and craft. So from the source, they grow the cotton, then there is a set of people who hand spin it, there is a set of people who dye it, there's a set of people who weave it. And sometimes the ecosystem was so beautiful that it was all even in one family. Then it extended to a village and all of that. But industrialization, power looms, all of that have resulted in, and also in many ways I feel guilty of being part of the human greed for more and more. Textile is the second largest contributor of carbon footprint in this world. We have textile that can survive for 6 generations or more with what we have. We do not need any more clothes. But if we need high quality clothes that we can wear for maybe even 100 years. So even the small set of clothes that we have, it's not use and throw. It's made with the hand. The energy of wearing it is something different. So what I would say is that to get handloom back, we need to look at the ecosystem. If there is no way that an artisan can afford yarn, there is no way that they will be able to buy it. So growing the cotton very close by, giving access to cotton, giving access to hand spinning, giving access to even all the spinning mills. I'm trying to get a spinning mill which is very close to our place, and there is none. I have to go outside the state to even spin yarn. So if the ecosystem is within within this geographical location, we will be able to make clothes that are really genuinely handloom. So growing cotton, getting hand spinning done, dyeing, using all, and Odisha is rich in flora and fauna, especially Mayurbhanj. It is rich in flora and fauna, and you can make every color dye using the flora and fauna here. You don't need to touch chemicals. So I feel that awareness of that, what the resources that we have, and use it and not defile the planet with chemicals and all of that, is all very close, completely. So our aim is to make zero carbon footprint textile and pure textile, chemical-free textile that is safe for everybody and of course preserves our planet. So that is what, is our vision, and we faced enormous challenges, but, we are going one step at a time. मैडम, अभी मयूरभंज के बारे में भी आप बताए और ये क्लस्टर के बारे में, अभी आप लोग कुछ सांताली साड़ी के ऊपर भी कुछ कर रहे हैं, और हमारे जो राष्ट्रपति है वो मयूरभंज ज़िले के ही हैं. तो ये सांताली साड़ी को लेके आपका क्या सोच है, उसमें आप क्या करना चाह रहे हैं? जब हम रिसर्च कर रहे थे कि यहाँ का क्या है जो हम लोग रिवाइव कर सकें, क्योंकि जो हम कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं वो बहुत पहले से ही बुनाकार रह चुके हैं, और इसीलिए हमको देखना था कि वो क्या बुन रहे थे. आपको ये सुन के मैं बहुत आश्चर्यचकित रही कि सब लोग ने बोला कि इनका तो वीविंग 2 पीढ़ी से नहीं हो रहा है, तो ये तो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे. लेकिन मुझे ये महसूस हुआ कि जो हमारा क्राफ्ट है हमारे खून में है, हमारे डीएनए में है. 2 महीने में जिस स्पीड में जो बच्चियों ने सीखा है, ये नहीं हो पाता अगर हम किसी और क्राफ्ट को चूज़ करते.
तो इस रिसर्च के द्वारा हमें पता चला कि मयूरभंज का सांथाली साड़ी अलग है। वो हर रीजन, सांथाल कम्युनिटी जो है बिहार में है, झारखंड में है, वेस्ट बंगाल में है, इस सब एरिया में है, लेकिन हर रीजन का जो साड़ी है या जो उनका वस्त्र है उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज है। और जो मयूरभंज का है वो उसमें उसका एक यूनिक कैरेक्टर है। तो हमने उसके बारे में रिसर्च किया। किसी को पता नहीं था कि कैसे टाइप का है, सब लोग भूल गए थे कि क्या है। फिर हमने जो मार्तांड सिंह जी हैं जो बहुत ही साड़ी के ऊपर रिसर्च किए हैं, उनके टेक्स्ट में हमें ट्रेसेस मिले। फिर हमने WSC के साथ काम किया और एक दिन अचानक हमारी एक वीवर जो हैं, जो सांथाल कम्युनिटी से हैं, उनके परदादी का एक सूटकेस मिला जहाँ पे बहुत वो पुराना साड़ी जो है उनको मिल गया। तो वो एक खजाना है हमारे लिए। हमने देखा, वो डिज़ाइन देखा और हमें ये आश्वासन हुई कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है ये बताने के लिए कि जो 100 साल से अधिक जो पूर्वरू साड़ी थिला, वो हम फिर से रिवाइव कर रहे हैं। हम लोग फिर से लेके आ रहे हैं वो साड़ी। तो वो सितंबर मंथ में जब हम कुकमू लॉन्च करेंगे, सांथाली साड़ी जो है, जो प्योर कॉटन और नेचुरल डाइज और एजो फ्री डाइज, जिसमें कुछ केमिकल हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं। एजो फ्री में वो जो है जो जिससे कुछ नुकसान नहीं होने वाला, और नेचुरल डाइज, इससे हम सांथाली साड़ी को, मयूरभंज सांथाली साड़ी को रिवाइव कर रहे हैं। हमारी इच्छा है कि इसको GI टैग मिले। अगर ये GI टैग मिल जाएगा तो ये जो 800 महिलाएं हैं जो अभी बुन रही हैं, उनको एक नया अस्तित्व मिल जाएगा। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि ये हम अगले सितंबर मंथ में हम लोग इसका लॉन्च कर रहे हैं और हम बहुत अलग अलग जगह इसका डिस्प्ले करेंगे कि लोग आके देखें कि सचमुच में जो 100 साल पहले जो साड़ी था वो किस टाइप का था। और हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोग आके इसको देखें और इसको पहने और हमें फीडबैक दें कि उन्हें कैसे लग रहा है। जाते जाते और एक दो प्रश्न। आपने टेक्सटाइल टूरिज्म के बारे में भी बात किया था, कहीं पे मैं पढ़ रहा था, उसको लेके आपका क्या सोच है? हमारे मयूरभंज में और इस एरिया में जहाँ पे हमने सेंटर्स शुरू किए हैं, अभी ऑलमोस्ट 56 to 60 विलेजेस हम लोग कवर कर रहे हैं। हर गांव का जो कल्चर, लिटिल बिट बोलने का तरीका, अंदाज कुछ अलग है, और यहाँ के लोग जो बुनते हैं उसमें कुछ डिफरेंसेस हमें दिखाई दिए। तो हमने सोचा कि चलो, लोग देखना चाहते हैं कि बुना बुनी कैसे होता है, वीविंग कैसे होता है, हैंड स्पिनिंग, और ये सब हमारे पास एक इकोसिस्टम में है। तो ये पूरा कैसे एक स्टेप से लेके दूसरे स्टेप में आ जाता है, एक ही जगह मिलना बहुत मुश्किल है। जब मैंने भी इसके बारे में मैं सीखना चाहती थी, मैं पूरे इंडिया के कोने कोने में, एक जगह जहाँ पे कपास होता था एक जगह जाती थी, एक जगह जहाँ हैंड स्पिनिंग होता था दूसरे जगह। तो ये एक ही विदिन 25 किलोमीटर्स रेंज में आपको पूरा दिखाई देगा कि क्या होता है, एक हैंडलूम हस्ततंत्र का कैसे होता है, एक इकोसिस्टम एक जगह में मिल जाएगा। हम बहुत ही हमें खुशी है कि हम लोग ये क्यूरेट कर पाएंगे। 2-3 महीने में क्यूरेट करने का प्लान है, और जनवरी फरवरी में हम 5 लोगों को इनवाइट करेंगे जो हमारा ये जो टेक्सटाइल टूरिज़्म का अनुभव लेंगे, यहाँ का क्राफ्ट देखेंगे, यहाँ का खाना खाएंगे, यहाँ के जो सांथली डांस है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो पूरे जो रीजन है उसका कल्चर एक्सपीरियंस करेंगे, केवल टेक्सटाइल नहीं लेकिन बाकी चीज़ें भी, और यहाँ का मयूरभंज का फेमस हॉस्पिटैलिटी वो एक्सपीरियंस करेंगे। तो हम लोग बहुत ही उत्साहित हैं कि ये होगा। तो जनवरी फरवरी टाइम में ये हम लोग शुरू करेंगे। My last question, more on a personal front, that we are calling India as a young nation, and often the young men and women, they seems to be lacking the inspiration, or they don't have any ideal. Who is your ideal, and
how do you get inspired from that? Yes. My idol was my father. He was the biggest feminist I have ever met, and I owe my whole identity and the opportunities I got in life because of my father. He always challenged me in all ways that you must try this, you must go ahead. And he was always there as a support for me. I feel there are two things. One is an environment that gives you challenges, and to know that there are two safe hands that will hold you when you fall back is one of the reasons that I think I was able to take courageous steps in life. But not many girls get that, and one of the reasons I am on this journey is that, what my father gave me transformed my life, but I don't know how many get that. So for me, one of my big personal goals is that can I be there for people and offer them tough, challenging environments so that they can push their limits and find their magnificent self through these challenges, but at the same time be that supportive hand which is always there and say that if you fall, don't worry, I'm holding you, you are safe with me, and that's what Maunadhwani wants to do as well, and that is my personal goal as well. So my father is no more, but his presence and his courage, stays deep within me and allows me to navigate this very difficult path. So I'm sure he's looking down at me and saying, go girl, as he always used to. Don't worry, just go for it, and every time I am faced with a challenge, I think of what my father would say, and I know that he would be cheering me on. And so that gives me the inspiration and courage to move ahead. Thank you very much. बहुत धन्यवाद आपनको. आपण आम स्टूडियो को आसिले एवं एते इंटेंसली आम मान सहित आलोचना रखिले. मु निश्चित जे ए स्टोरी जो मान पाखे पहुँचो से मैंने निहाती उत्साहित हेबे एवं किसी करने प्रेरणा पाइबे. एंड मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आते रहिए स्टूडियो में. हम अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर भी बात रखते हैं, और हम लोग ये भी देखे हैं कि आप मोहिनी, व्हाट इज दैट डांस फॉर्म जो है, मोहिनीअट्टम, और आप छौ भी सीखना चाहते हैं. अभी हैंड स्पिनिंग भी करे, सांताली डांस कर रहे हैं. तो अलग अलग सब्जेक्ट के हम जरूर आपसे बात करते रहेंगे. आप आने के लिए आपको बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.